सही है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब होता है कप्पा, ठीक बात है। अच्छा, अब हमको देखना है, तो पहला फैक्टर यदि हम ले, तो पहला फैक्टर लेते हैं अपन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो यार एक बात बताओ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। ये तो आप सबने भी पढ़ा है आयनिक में। तो खुद बताओ किसका कंडक्शन ज्यादा आएगा, कि कौन कंडक्ट ज्यादा करेगा। हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस जो होता है वो ड्यू टू द आयंस होता है। तो स्ट्रॉन्ग में आपको पता है कि जो नंबर ऑफ आयन फर्निश्ड बाय जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा ही होंगे कि नहीं होंगे, बताओ, बोलो यार। हाँ सर। क्योंकि स्ट्रॉन्ग का अल्फा होता है 1, ठीक है, उसका होता है अल्फा इज लेस देन 0.1, तो जाहिर सी बात है वीक के केस में कम मिलेगा। दूसरा टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था कि यदि आप देखेंगे तो तीन तरह के इंटरेक्शन है जिसकी वजह से ना आपका रेजिस्टेंस आता है, राइट। रेजिस्टेंस की वजह से कंडक्टेंस आता है, दैट इज सोल्यूट सोल्यूट, सोल्यूट सोलवेंट और सोलवेंट सोलवेंट। ये तीन इंटरेक्शन है जिनकी वजह से रेजिस्टेंस आता है और जिनकी वजह से ही कंडक्टेंस आता है। तो मैंने बताया था जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वो चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और कप्पा क्या होगा। और वैसे भी आप याद रख सकते हो हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, डिक्रीज होती है। सही बात है, ये मैंने आपको सिखाया था। अब तीसरा फैक्टर है इंपॉर्टेंट, तीसरा फैक्टर बेटा डाइल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूशन क्या समझते हो, डाइल्यूशन का मतलब क्या है। डाइल्यूशन का मतलब क्या, वॉल्यूम को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। सही बात है, आयंस की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. तो आप ये भी सोच सकते हो कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, तो आपने बोला एक यूनिट क्यूब है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं अभी इस कमरे में बैठा हूं, मैं अभी इस कमरे में बैठा हूं और इस कमरे का वॉल्यूम है 1 लीटर। तो अभी इस कमरे के अंदर कितना आयन है, एक आयन है। जो भी कंडक्टेंस आ रहा होगा वो मेरी वजह से आ रहा है। सही बात है। अब मान लो आप इस रूम को एक्सपेंड कर दो, 10 लीटर कर दो। अब फिर से एक लीटर में देखोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था पहले, लेकिन आप जैसे इसको एक्सपेंड करोगे, क्या मैं यहीं बैठा रहूंगा, क्या मेरा वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा ना। तो 1 लीटर में जो नंबर ऑफ आयंस थे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बोलो है ना, बोलो भाई। यस सर। तो हाँ सर। यदि आप डाइल्यूशन को बढ़ाओगे, डाइल्यूशन को बढ़ाना मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करना, या बोल सकते हो आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, कप्पा की हालत क्या हो जाएगी। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से या कंसंट्रेशन कम करने से कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है सबको, यस सर। परफेक्ट। अब यहाँ पे ना दो केस होता है, यहाँ पे भी दो केस होंगे, आगे भी दो। पहले इतना लिखो एक बारी, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर इससे पहले कंडक्टिविटी की डेफिनेशन भी लिखवाई है पिछले पेज पे। नहीं नहीं, मैंने बस कंडक्टिविटी डेफिनेशन तो पिछली क्लास में बताई थी, उसको जस्ट रिवाइज कराया कि कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब इज कंडक्टिविटी। ओके सर। देखे आगे। सर लिख रहा हूँ।
हुआ? यस हाँ सर। सर। अब देखो यहाँ पे हो ना, गया सर। यहाँ पे थोड़ा एक अच्छा सवाल है जो आपसे आईआईटी पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह के होता है कि स्ट्रॉन्ग और वीक। तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख रहा हूँ, यहाँ पे वीक लिख रहा हूँ। अच्छा, यदि आपको याद हो, यदि आपको याद हो, चल गया, हाँ, यदि आपको याद हो तो मैंने ना एक वैल्यू लिखवाई थी, सॉरी, अल्फा किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के था √K/C। सबको याद है आयोनिक इक्विलिब्रियम? इसका हाँ जी सर। डेरिवेशन की तो जरूरत नहीं है भाई किसी को, सबको पता है ये चीज। अच्छा, एक बात हाँ सर बताओ, पता है। एक बात बताओ, यहाँ पे तो मुझे समझ में आता है पहली चीज कि आपने डाइल्यूशन बढ़ाया, तो नंबर ऑफ डाइल्यूशन बढ़ाया। देखिए, एक सेकंड यार, हैंग हुआ है कंप्यूटर। ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर भी पंगा है। गूगल जेम बोर्ड कर लो सर, वो सही चलता है। यार वरना उसमें क्या होता है, पीडीएफ बहुत अच्छे से बनता नहीं है, इसलिए अच्छा। इसलिए मेरा इसमें क्या, ये थोड़ा यूजर फ्रेंडली ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। इसमें बुक डालनी हो, कुछ डालनी हो, फटाफट हो जाता है इसमें। बस ये थोड़ा सा कभी कभी दिन में एक बार जरूर ये बड़े सिस्टम को हैंग करता है। बस अभी हो जाएगा, एक सेकंड, घूम रहा है कॉल को, या जूम क्रैश हो जाता है, जूम में भी दिक्कत है ना, नंबर ऑफ यूजर हो सकता है ज्यादा। मीट पे कर लिया करो, हम 6-7 बंदे रहते हैं। सर एक वन नोट भी आता है माइक्रोसॉफ्ट वाला, वो भी यूज कर सकते हो। अभी आप सुन पा रहे हो मेरे को? हाँ सर। ठीक है, अभी ठीक है, सब चीज चलिए। तो देखो होता क्या है, आपने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूशन बढ़ाया आपने, तो नंबर ऑफ आयंस राइट डिक्रीज हो गए, है ना? यस सर। यूनिट वॉल्यूम यू कैन से। तो यहां पे देखा जाता है जो कप्पा होता है ना, शार्पली डिक्रीज होता है। कैसे होता है? शार्पली, फटाक से गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो दो फैक्टर है। पहला फैक्टर, यदि आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो अल्फा बढ़ा भी तो रहे हो। देखो अरे सी घटा रहे हो तो अल्फा बढ़ रहा है, हाँ सर। अल्फा बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे हैं, तो कायदे से क्या होना चाहिए, कप्पा डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। हाँ दूसरा सर। फैक्टर है, दूसरा फैक्टर आप नंबर ऑफ आयन डिक्रीज भी कर रहे हो पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो, एक फैक्टर है जो बढ़ा रहा है, एक फैक्टर है घटा रहा है। क्लियर है सबको? भाई यस पहला सर। फैक्टर क्या कर रहा है, कप्पा बढ़ा रहा है, दूसरा डोमिनेटिंग, तो कप्पा डिक्रीजेस, लेकिन कैसा होता है, स्लोली। तो आईटी आपसे पूछ सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो कप्पा भाई खट से गिर जाता है, जैसे आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हो या डाइल्यूशन बढ़ाते हो। लेकिन वीक के केस में
जो आपका कंसंट्रेशन है या अल्फा है, वो जो कप्पा है, वो स्लोली डिक्रीज होता है। तो स्लोली डिक्रीज होने का रीजन क्या है? उसका रीजन है क्योंकि उस समय पे अल्फा बढ़ भी रहा होता है। समझ रहे हो बात मेरी? अल्फा क्या हो रहा होता है? बढ़ भी रहा होता है। क्लियर है क्या सबको? हाँ सर क्लियर है। तो लिखिए सब लोग। आगे बढ़े। हो गया सर। ओके, अभी देखो फिर, अब देखो, अपन बताते हैं अब आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर सेम है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग की इस केस में वीक से ज्यादा होगी, सही बात है, क्योंकि वही अल्फा वाला फैक्टर। दूसरा टेम्परेचर, हमेशा मैं तो आपको बता ही चुका हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की लेमडाम या कोई भी चीज बढ़ेगी, कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज। दिक्कत आएगी डाइल्यूशन में। डाइल्यूशन अब ध्यान से समझेंगे सब लोग, डाइल्यूशन में क्या होगा। अच्छा, लेमडाम है क्या? मैंने आपको बताया था क्या फिक्स होता है, किस पे बाउंडेशन होता है लेमडाम में। यदि आप चेक करेंगे तो लेमडाम में बाउंडेशन होता है कंसंट्रेशन पे, सही बात है। कंसंट्रेशन कितना होता है? 1 m। कंसंट्रेशन कितना होता है अपना? 1 मोलर होता है। और वॉल्यूम पे तो कोई बाउंडेशन नहीं होता ना भाई, वॉल्यूम पे तो कोई बाउंडेशन होता नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिक्स बट एरिया इज सफिशिएंट टू अकोमोडेट। एरिया वेरिएबल है, तो कितना भी वॉल्यूम हो सकता है। तो एक बात बताओ, जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो क्या होगा? डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम हमारा फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे को फर्क पड़ रहा है कि जो आयंस है, जो 1 मोल आयन है, वो आपस में क्या जाने लगेंगे? दूर दूर जाने लगेंगे। हाँ सर। तो लेम डैम यदि दूर दूर जाएंगे तो उनके बीच का इंटरेक्शन कम हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा लेम डैम की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज। मेरी बात समझ रहे हो? देखो हाँ सर। कप्पा था, कप्पा वो था यूनिट क्यूब का कंडक्टेंस। तो यूनिट क्यूब में जब नंबर ऑफ आयन कम हो रहे थे तब कप्पा डिक्रीज हो रहा था, लेकिन लेमडाइन यूनिट क्यूब का कंडक्टेंस नहीं है। समझो आप इस बात को। लेमडा में कि भाई एरिया इज सफिशिएंट टू अकोमोडेट ऑल द आयंस फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दैट मींस वॉल्यूम पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हो। तो आप कर रहे हो तो उससे तो हमारे फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप इतना, वैसे तो फॉर्मूले में भी इनवर्सली आता है, लेकिन मैं आपको वैसे समझाऊं कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे डिस्टेंस बिटवीन द आयंस बढ़ता जा रहा है एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस विल डिक्रीज। दैट्स व्हाई देयर मोबिलिटी इंक्रीज, दैट्स व्हाई लेमडा विल इंक्रीज। समझ में आया सबको या नहीं आया? अब इसमें भी दो आ फैक्टर्स है, गया सर। इसमें भी दो फैक्टर्स है। सुनो, एक है स्ट्रॉन्ग का फैक्टर है और एक वीक का फैक्टर है। देखो स्ट्रॉन्ग में तो सीधी बात है, एक 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 मोल
एक बारी में जितना आयन देने थे दे देगा, क्योंकि एक मोल आयन का अल्फा 1 है। तो यहाँ तो ठीक है, आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इंक्रीजेस, एक ही फैक्टर है, हेंस लैम्डा m इंक्रीजेस स्लोली। यहां देखो दो फैक्टर है, पहला फैक्टर तो कॉपी, डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इंक्रीजेस, है ना, और दूसरा फैक्टर क्या है, अल्फा। जब आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, खुद सोचो, जब आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, तो आप अल्फा क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। सही बात है, अल्फा बढ़ेगा बेटा तो फिर से आयन भी बढ़ेंगे, सही बात नहीं है क्या? तो यहाँ पे दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं बेटा, ये बोल रहे हैं कि लैम्डा m क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ का जो लैम्डा m होता है इंक्रीजेस शार्पली। ये बात समझ में आएगा? ये जेई के सवाल है भाई, एकदम स्ट्रिक्टली क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। क्लियर है सर। पक्के से क्लियर है? तो ये पीछे वाला भी लिखना आपको, फिर इसके आगे वाला भी लिखना है आपको। पहले ये लिखो, हो गया? यस सर, हो गए। ये समझ में आया सबको? स्ट्रॉन्ग का स्लोली इंक्रीज होगा, वीक का शार्पली इंक्रीज होगा, लेकिन दोनों फैक्टर्स बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि लैम्डा m बढ़ना चाहिए। सर पीछे वाला पेज नंबर ही। ठीक है अगला सर। चैप्टर क्या पढ़ाऊं, काइनेटिक्स चिपका दूं? हाँ सर कर लो सर, काइनेटिक्स कर लो। तो नेक्स्ट क्लास से काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का सॉल्यूशन ले लेंगे, फिर सॉलिड ले लेंगे। मैं सोच रहा हूँ नए साल के अंदर अंदर से पहले फिजिकल खत्म तो नहीं हो पाएगी, काइनेटिक्स हो पाएगा, और एक चैप्टर और हो जाए तो ठीक हो जाएगा। फिर जनवरी में मैं सोच रहा हूँ, आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया, और कुछ लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा। सर काफी लोगों ने पढ़ लिया, मोहित ने, मैंने, आदित्य ने। मैं सोच रहा हूँ जनवरी में तो मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा यार, फटाफट, जिससे जो फरवरी अटेम्प्ट आप देने वाले उससे थोड़ा आपका वो हो जाए, है ना, थोड़ा स्पीड से। सर इनऑर्गेनिक के लिए कैसे करूँ, एनसीईआरटी पढ़ लूँ पूरी? नहीं, इनऑर्ग में केमिकल बॉन्डिंग और जो मेन पोर्शन है वो तो मैं कैसे भी करके पढ़ाऊंगा, है ओके ना। सर। चाहे तो मैं यहाँ बुला लूंगा ना आपको, यहाँ सेंटर पे ना, हाँ सर। सेंटर पे ऐसे 3 घंटे की क्लास लेके, समझ रहे हो टाइप से, हाँ सर। तो वो हो सकता है एक तो। और फिर दोबारा पढ़ा दूंगा, जैसे जे हो गया, फिर धीरे धीरे पढ़ाने लग जाऊंगा, समझ रहे हो, ओके सर। ये कर सकता है। फिजिकल मेन थी, एक बार फिजिकल हो जाए, एक ऑर्गेनिक के कुछ चीजें मेन है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़े। तो देखो यार, फिजिकल मैंने आपको लगभग आराम से ही पढ़ाई है, क्योंकि इसमें थोड़ा समझने का सवाल नहीं बनते, क्योंकि इसके ना यार, इसलिए मैंने ज्यादा फास्ट नहीं करा, मतलब ठीक ठीक फास्ट करा है। तो एक ग्राफ है यार, तो अभी मैंने ना सब कुछ एडवांस मेन सब कवर किया है, लेकिन जब आगे पढ़ाऊंगा ना तो खाली मेंस कवर कर दूंगा, फिर एडवांस बाद में कर लूंगा, है ना। तो देखो यार, ये स्ट्रॉन्ग का कर्व है यार, ये तो थोड़ा स्लोप देना था इसमें मुझे, स्लोप से चला जाता। हाँ बस। तो देखो यार, ये कर्व है किसके बीच में, लेम्डा m, सी मतलब
मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पे, और यहाँ पे अंडर रूट कंसंट्रेशन। तो इक्वेशन होती है, वैसे तो काम की नहीं है पर अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको जानना पड़ेगा कि देखो लेमडा एम इनफाइनाइट क्या है। देखो ये स्ट्रॉन्ग का कर्व है, ये वीक का कर्व है। कैसे? आपने बोला था जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करोगे वैसे वैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो देखो स्ट्रॉन्ग की धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन देखो ये लिमिट है। लिमिट क्या है? जहां पे कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो इस पॉइंट को बोलते हैं अपन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या है ये? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझे? आप चाहे ना इसको ये भी लिख सकते हो, जैसे कुछ लोग लिखते हैं लेमडा एम इनफाइनाइट और कुछ लिखते हैं लेमडा एम 0। ठीक है, लेमडा इनफाइनाइट का मतलब है जब आपने कंसंट्रेशन को इनफाइनाइट कर दिया है, और लेमडा एम 0 का मतलब है आपने क्या कर दिया है? कंसंट्रेशन को 0 कर दिया है। तो आप ये समझे क्या? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट एक ही बात है, या तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो या कंसंट्रेशन 0 कर दो, इन दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, ये दोनों नोट। अब देखो यार, स्ट्रॉन्ग के केस में तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव वैल्यू ग्राफ में मिल गई, ग्राफ है, तो हम वीक की कैसे निकाले? मेरी बात समझ रहे हो आप? भाई देखो स्ट्रॉन्ग की तो कट कर गया ना पॉइंट, कट कर गया तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन वीक का तो कभी कट ही नहीं कर रहा। कट नहीं कर रहा तो हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी वीक की। तो कैसे निकालेंगे वो हम बताएंगे, उसी का सोल्यूशन है कोलराउज़ लॉ। एक बार इसके नोटेशन लिख रहा हूं, C इक्वल्स टू कंसंट्रेशन है, ठीक है, लेमडा एम है मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C, और लेमडा एम इनफाइनाइट या लेमडा एम 0, जो भी आप मानो, वो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और 0 कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सबको सुना? अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि भाई स्ट्रॉन्ग की तो आसानी से निकल गई, लेकिन वीक की आसानी से नहीं निकली, क्योंकि वीक की ग्राफ से हम नहीं निकाल सकते। तो ये लिखेंगे आप, बी एक कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। बी भी लिख के देता हूं, कहीं कोई पूछ ले बी क्या है। सॉरी, स्मॉल बी है, स्मॉल बी कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोलाइट। चलो ये लिखो। अब अपन पढ़ेंगे कोलराउज़ लॉ। कोलराउज़ लॉ का यूज ही क्या है? पहला यूज तो यही है कि अपन उसमें से क्या निकालेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये लिख लीजिए, फिर मैं फटाफट उस पर आ जाऊंगा, फिर उसको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे अपन आज। फिर अपना चैप्टर आज तो हो ही जाएगा ये चैप्टर खत्म। अब 2 लेक्चर में मैं काइनेटिक्स खत्म कर सकता हूँ, मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में उड़ा दूंगा मैं आपका काइनेटिक्स, है ना। फटाफट फटाफट हो जाएगा काइनेटिक्स। और यदि मुझे 2 लेक्चर और मिले तो सोल्यूशन हो जाएगा। न्यू ईयर से पहले मैं सोल्यूशन खत्म करना चाह रहा हूँ, कैसे ये करके। सर एक्स्ट्रा क्लास ले लो ना। हाँ ले लेंगे, वो तो लेनी ही पड़ेंगे, कोई चांस ही नहीं है, वो तो चांस ही नहीं है। फ्राइडे को वेट करते रह गए एक्स्ट्रा क्लास। मैं सोच रहा हूँ बुलाने का। आप में से कौन कौन कहाँ रहता है? सर मैं तो आ जाऊंगा, आपने तो देखो। आदित्य, आदित्य कहाँ रहता है? अजय, आदित्य, कुणाल, कुणाल, मोहित, तुम कहाँ रहते हो? सर रेवाड़ी। तुम रेवाड़ी रहते हो, पटौदी तो पास ही है। कुछ करते हैं, मतलब ऐसा टाइप का क्लास लगाएंगे ना, जैसे संडे को लगा दी, नहीं सैटरडे को लगा दी, जब क्लास ही नहीं होती। सही नहीं है? एक दिन तो आ ही सकते हो यार। सर आ तो जाए, आए कैसे? क्या? कैसे आए? क्यों? पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा? चल तो रहा है। सर हाईवे तो जाम है।
कहाँ जाम है? दिल्ली जयपुर हाईवे जाम कर रखा है सर पूरा। कब यार? मैं घर जाके आया हूँ पिछले से पिछले संडे, नहीं इस पिछले संडे। कोई जाम नहीं भिवाड़ी तक। कहाँ कौन सा जाम है मेरे को नहीं समझ। जाम वगैरह तो नहीं है सर कुछ भी। टाइमिंग्स क्या रहेंगी, टाइमिंग्स के हिसाब से बता दो। अपने हिसाब से ही रखेंगे ना, फिर तुम्हारे हिसाब से रखेंगे ना आराम से। ऐसे थोड़ा ना जल्दबाजी करनी है। जब जब हाँ सबका फिर तो। सूटेबल होगा ना उस तरह से रखेंगे, ऐसे जिसको कंफर्ट के हिसाब से रखेंगे, समझ रहे हो? हाँ फिर बसेस से आ जाऊंगा मैं। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, कंफर्ट के हिसाब से रखेंगे, एकदम कंफर्ट के हिसाब से। उसका लोड मत हाँ लो। हाँ फिर ठीक है। हाँ तुमसे पूछ के ही सब चीज करेंगे। आगे बढ़ू? हाँ हाँ सर। सर। तो 12th क्लास को तो हम बुलाने लगे गए, क्योंकि 12th के तो स्कूल खुलने वाला है जनवरी से। हाँ स्कूल तो खुल रहे हैं। तेरे वहां खुल गए, इधर पर नहीं वहाँ खुले। नहीं खुले ना भाई। अच्छा वहाँ नहीं खुले हैं अभी। अभी नहीं खुले। कुछ कुछ को मिला है नोटिस। तो देखो कॉल रहा हूँ, चलो एक बार स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन dissociation of electrolyte, when dissociation of electrolyte is complete, each ion makes each ion makes definite each ion makes definite contribution towards the molar conductivity of electrolyte, irrespective of nature of other ion. सो कोलराउजा क्या बोलता है, देखो जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहा है, जैसे आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl कर दिया, तो इस समय पे ना हम लिख सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो हर आयन की, जैसे ये बराबर हो जाएगी इसके, समझ रहे हो आप मेरी बात? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जैसे आपने लिखा कि लेमडा m इनफाइनाइट ऑफ MgCl2, सो ईच आयन विल मेक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन, मतलब ये हो जाएगा इसका मतलब कि Mg2 प्लस प्लस 2 लेमडा m इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप ऐसे इक्वल करके लिख सकते हो, जैसे मैं और एग्जांपल दूं, ऐसे लेमडा m ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, तो आप लिख सकते हो दिस विल बी इक्वल टू लेमडा m इनफाइनाइट ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस, सॉरी ट्वाइस यहां पे आ जाएगा बेटा, थ्राइस लेमडा m इनफाइनाइट ऑफ SO4 नेगेटिव। समझ रहे हो मेरी बात? कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट जो मोलर कंडक्टिविटी है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मतलब क्या है, सीधा भी है, उसने कोई बड़ी बात तो नहीं है, सीधी बात है। जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे मतलब क्या है कि आयंस अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले गए, तो एक आयन दूसरे की मोबिलिटी को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा, तो सब आयन अपना अपना क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे, फुल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अब जितना मुझे कंडक्टिविटी देनी चाहिए सब में मैं उतनी दूंगा। क्यों ऐसा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हो रहा है? क्यों फाइनाइट डाइल्यूशन पे हो रहा है? फाइनाइट डाइल्यूशन पे हो सकता है कि एक आयन मुझ पर फोर्स लगा रहा हो यार, सही नहीं है, क्योंकि मेरे पास पास है वो, हो सकता है उस समय पे जितनी मेरी मोबिलिटी होनी चाहिए उतनी मेरी मोबिलिटी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो ये केस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप ऐसा लिख भी सकते हो रीजन बिहाइंड कि इस समय पे आपके सारे आयंस का डेफिनेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द आयन इज इनफाइनाइट। अब इसका यूज क्या मैं बताता हूं आपको, एक बार इतना लिखिए।
डन यार। सर डन। अब देखो इसकी एप्लीकेशन क्या है, इस लॉ की एप्लीकेशन क्या है वो बता देते हैं तो काम बन जाएगा। तो पहली एप्लीकेशन है कि हम इससे ना वो निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे फॉर ये मैं कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको 3-4 सवाल 5-6 सवाल ऐसे करवा दूंगा कि बहुत फेमस है। जैसे मान लो ये आपको ना ये निकालना है, अब ये तो निकाल सकते नहीं है सीधा सीधा क्योंकि डायरेक्टली तो आएगा नहीं, लेकिन मुझे पता है मैं इसको ये चीज जरूर लिख सकता हूँ। मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है लेकिन मैं नहीं निकाल सकता डायरेक्टली, लेकिन कोलराउस लॉ से एटलीस्ट मैं ये निकाल सकता हूँ। अब इन दोनों की वैल्यू मुझे कहीं से मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो देखो कैसे मिलेगी, तो हम क्या करते हैं, मान लो आपको सवाल में डेटा देके रखेगा, जैसे मान लो HCl है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी x दे दी मान लो, मैं ऐसे रैंडम मान रहा हूँ, और लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COONA, मान लो इसकी सॉल्ट है यहाँ CH3CONA सोडियम एसीटेट, ये Y मान लो बेटा, आपको ऐसे ही दे दी NaCl Z मान लो, है ना। अब देखो यार हमें क्या करना है, ये डेटा गिवन है, इससे हमें कुछ गेम बनाना है जिससे कि ये चीज आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोलराउस लॉ लगा रहा हूं सब पे, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इन एक्स वाई जेड क्यों पता है, क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग है, HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, CH3CONA भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl भी है। मैं इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड नहीं लिख सकता क्योंकि ग्राफ से मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राफ में पैरेलल टू दी वाई एक्सेस जाएगा, राइट। सो आई कैन राइट दिस ऐसे, है ना भाई, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो यदि मैं, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ये वैल्यू और ये वैल्यू चाहिए फाइनल इसको निकालने के लिए, तो मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। तो मान लो मैं इक्वेशन इसको 1 मानूं, इसको 2 मानूं और इसको 3 मानूं, तो यदि मैं इक्वेशन 1+2 करके -3 कर देता हूं, तो क्या देखो ऊपर वाला मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ बताओ। देखो आप इसमें इसको ऐड करोगे तो क्या क्या फालतू आएगा, Cl माइनस और Na प्लस आएगा जो इससे कट जाएगा, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। तो मेरा आंसर इसके लिए क्या आ गया बेटा, इसके लिए मेरा आ गया कि आप x+y माइनस क्या आ गया मेरे पास z। तो देखो मैंने निकाल ली इसकी वैल्यू, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होंगे, ये तो मुझे पता होंगे, तो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इसका पहला एप्लीकेशन है, वी कैन फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो क्लियर है क्या आप लोगों को, सोच के सही है। हाँ सर। अगला क्वेश्चन दो। हाँ सर। एक मिनट सर, एक मिनट एक मिनट। ठीक ठीक।
हो गया, बढ़ जाऊं हो आगे गया भाई। सर। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब लोग। तो आपको निकालना है लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ CaSO4। आपको गिवन क्या क्या है देखो, आपको लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ CaCl2 गिवन है, आपको लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ H2SO4 गिवन है आपको। अच्छा एग्जाम में जब आएगा तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होंगे, हाँ, मैं एक्स वाई जेड टाइम बचाने के लिए, ये जेड गिवन है। बताओ अब आप इसका आंसर मुझे आपको बताना है, एक्स वाई जेड में फटाफट। सर x प्लस वाई माइनस 2z। हाँ मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी लिख रहा हूँ, लगातार दो कर दे देता हूँ फिर जब हो ही रहे इतनी जल्दी। तो लेमडा इनफाइनाइट ऑफ आपको निकालना मेरे लिए NH4OH गिवन क्या क्या, गिवन है लेमडा इनफाइनाइट ऑफ एक सेकंड BaOH होल ट्वाइस x लेमडा इनफाइनाइट ऑफ BaCl2 y, आपको गिवन है NH4Cl। दोनों के आंसर बता दीजिए आप मुझे। सर 2z प्लस x माइनस वाई बाई 2। इसका हाँ बाय 2 हो जाएगा पूरे में ही मेरे हिसाब हाँ से। हाँ, पूरे में बाई 2 कर रहा हूँ सर। हाँ सही है। सुशांत, अजय, हो पा रहा भाई? मोहित? हो गया सर। तो देखो जैसे जिसको टारगेट कर रहे हो ना, इसको ब्रेक कर लो बस, बहुत आसान होता है। अब तुम्हें ये चाहिए, तो देखो ये कैल्शियम वाले में आएगा और SO4 वाले में आएगा, लेकिन इन दोनों से आपका क्या आएगा, 2H ज्यादा आ जाएंगे, तो इसको और 2Cl ज्यादा आ जाएंगे, तो इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई करके -2z करना, पहले का आंसर। अब दूसरे में देखो, आपको चाहिए कि आपको NH4OH चाहिए, तो आप ऐसे लिख लो, जो चाहिए होता है ना उसको बस ऐसे लिख लो आप। अब ये चाहिए, तो इसमें क्या है, देखो यहां से OH आएगा, यहां से ही आएगा, पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे 2H आएगा, तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो NH4 भी 2 हो जाएंगे, Cl भी 2 हो जाएंगे, 2Cl से 2Cl कट जाएंगे, एक B से B कट जाएगा, तो हमने कहा पहले करो x प्लस ट्वाइस ऑफ जेड और माइनस करो y, और पर जो ये वैल्यू आएगी 2 मोल के लिए आएगी, तो उसको 1 मोल के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। देखो सबको क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं है पूरा खोल खोल के लिख ले, वैसे खोलने की पूरी जरूरत नहीं पड़ती, उतना आपके पास टाइम नहीं होगा, तो यही हो जाएगा। बताओ
देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2NH4 हो गया सर, आगे समझ में आ गया ना। तो 2 मोल के लिए आएगा आंसर, तो उसको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सवाल तो ये बनता है। दूसरा सवाल बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज और बनता है, हम ना इससे दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो हम इससे ना अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा कैसे निकाल सकते हैं खुद सोचो। अल्फा क्या होता है, कितना टूट रहा है आदमी, सही बात है। सही बात नहीं है कि कितना टूट रहा है, ये तो हमने सीखा अल्फा क्या होता है कि भाई कितना टूटेगा। तो देखो हाँ लिमिट सर। हम भी तो बोल सकते हैं ना कि यार ये देखो लेमडा किसी भी कंसंट्रेशन पे मतलब कितना टूटा हुआ है और कितना टूट सकता है। अल्फा ये तो था भाई आपने एक्स लिया तो मैक्सिमम कितना टूट सकता है, तो ए में से एक्स टूट सकता है। तो वही मैं कह रहा हूं यहाँ पे लेमडा एमसी मतलब मोलर कंडक्टिविटी जिस भी कंसंट्रेशन पे आ रही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है जब वो इनफाइनाइट पे जाए। अब देखो इसमें ना एक जेई का सवाल है, जनरली एडवांस एडवांस में आता है। इसका सबसे लेंथी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको देखो ये सवाल में गिवन हो, ये आप कैसे निकालोगे कोलराउज लॉ से, अभी सीखा ना आपने। अच्छा फिर आप क्या करोगे, अल्फा आपने पढ़ा अल्फा बराबर क्या होता है, अंडर रूट के बाई सी होता है। तो आप यहां से अल्फा निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे यहाँ पे, के की। समझ रहे हो, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये बहुत फेमस सवाल है जेई का। सवाल समझे क्या सब लोग, सवाल मैं दे नहीं रहा हूँ क्योंकि कोई सेंस नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकली वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं होगा। आपको ये वैल्यू दे के रखेगा, लेमडा एमसी दे के रखेगा, लेमडा एम इनफाइनाइट आपको कोलराउज लॉ से निकालना पड़ेगा। अच्छा और भी गेम कर सकता है आपके साथ कि लेमडा एमसी की कैलकुलेशन के लिए आपको और घुमा दे। कैसे, ये था ना कप्पा इंटू 1000/m, तो हो सकता है पहले आपको लेमडा एमसी निकालना पड़े। कैसे निकालना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से जो कि आपने सीखा है। इसमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, लेमडा इनफाइनाइट कोलराउज लॉ से निकालोगे, अल्फा निकालोगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, के की वैल्यू निकालोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात, सवाल का फ्लो समझे क्या, बोलो बेटा। समझ गए हाँ सर। सर। ये एक सवाल है, ठीक है। ये सवाल ही क्या, फिर से बताऊं, बताओ। तो एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल कुछ नहीं होगा, ऐसा ही लिखा होगा जैसे मैं बता रहा हूँ, बस वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी होगी, तो कोई सेंस नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। लिखा बेटा, हाँ सर। लिख लिया सर। अच्छा इसका एक और एप्लीकेशन भी है। एक और एप्लीकेशन क्या है, आपने पढ़ा था ना सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं अपन इलेक्ट्रो से। कैसे निकाल सकते हैं मैं बताता हूं। तो आपको क्या करेगा, सवाल में ना सॉल्यूशन ऑफ ट्रिपल एस दे देगा। ट्रिपल एस समझते हो सब लोग, स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, सही है। कप स्प्रिंगली सोल्यूबल, जैसे AgCl दे दिया। तो एक बार बताओ, AgCl जैसे आपने पानी में डाला तो एक लिमिट तक ही टूटेगा ना, उसके बाद तो नहीं टूटेगा वो, ये आपने पढ़ा है ना। उसका तो अल्फा 1 नहीं होता, सही है। हाँ सर। हम क्या करते हैं, हमने कहा जो सॉल्यूशन ऑफ ये हम बता रहे जो कप्पा है, जो मान लो ट्रिपल एस के सॉल्यूशन का कप्पा है, कप्पा ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिपल एस, वो दो चीजों से मिलकर बना होगा, एक तो पानी की कंडक्टिविटी और एक सोल्ट की कंडक्टिविटी। भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो अपन माइनस भी कर देते, सही बात है कि नहीं है, बोलो है ना, सही है ना। दो चीजों की कंडक्टिविटी आ रही, थोड़ी बहुत पानी की थोड़ी बहुत सोल्ट की, उससे टोटल कंडक्टिविटी आ रही। तो मान लो मुझे कप्पा निकालना है खाली सोल्ट का, क्या आ जाएगा कोई बताएगा मुझे। जो भी सॉल्यूशन की दे रखा है कप्पा, उसमें से किसको माइनस कर दूंगा मैं, पानी को, बोलो है ना। अब फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, लेमडा एम बराबर कप्पा ऑफ साल्ट इनटू 1000, और यहां पे इसका कंसंट्रेशन आएगा, मतलब मोलरिटी आएगी सोल्ट की ना। तो मोलरिटी तो क्या होती है, एस होती है ना भाई,
सोलिबिलिटी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ समझे? रहा है सर। आ गया सर समझ में। AgCl का सॉल्यूशन है, बहुत आसान है, बस आपको क्वेश्चन ऐसा लगा क्या ही आ गया, AgCl का सॉल्यूशन है। तो आपने पहले देखा पानी की और सोल्ट की कंडक्टिविटी क्वेश्चन में देके रखेगा, आप सोल्ट की कंडक्टिविटी निकाल लो। कैसे? सॉल्यूशन में से पानी की माइनस कर दो तो आपके पास सोल्ट की कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब आपके पास सोल्ट की कंडक्टिविटी आ गई, सोल्ट की कंडक्टिविटी से आप m निकालोगे तो किसका निकालोगे? सोल्ट का ही निकालोगे। अब AgCl है तो उसका S आ गया तो उसका Ksp क्या आ जाएगा? S स्क्वायर। सही नहीं है क्या? या जो भी सोल्ट है उसका S आ जाएगा, S के हिसाब से आप उसका क्या निकाल सकते हो? Ksp निकाल सकते हो। MgCl2 है तो 4s क्यूब आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? बताओ यार। यस सर। और ये कैसे निकालोगे? कोलराउज लॉ से, ये तो पता ही है अभी आपने पढ़ाई है शायद, ये तो कोलराउज लॉ से निकाल लोगे आप। ये इसके एप्लीकेशन थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए। एक चीज और बतानी थी आपको छोटी सी, हाँ वो और बताता हूँ। सर कर लिया नोट। कर लिया? चलो बहुत बढ़िया। एक चीज और सिखानी थी आपको जो अक्सर गलती कर देते हैं, कई बार ना मोलर कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देके रखता है कोलराउज लॉ में, तो वो आपको ध्यान रखना। जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखेंगे ना, जैसे आप लिखोगे, मैं एग्जांपल लेमडा एम आप लिखते हो जब Al2SO4 होल थ्राइस इनफाइनाइट वाला, तो इसमें तो आप कैसे लिखते हो? आप ऐसे लिखते हो, अभी ऐसे सिखाया मैंने आपको ना। यदि आप लेमडा इक्विवेलेंट लिखे ना बेटा, तो उसमें 2 और 3 नहीं आएगा, क्योंकि हम चार्ज को ना पहले ही कंसीडर कर चुके हैं। ऐसे ही आएगा सीधा वो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो एन फैक्टर है ना, जो एन फैक्टर है उसमें ऑलरेडी मैं ये जो वैलेंसी है ये कवर कर चुका हूं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? ठीक है, एन फैक्टर में, क्योंकि आप देखो इसको इसमें कन्वर्ट करोगे ना, इस लेमडा इक्विवेलेंट की जगह लेमडा एम लिखोगे तो ये का ये आ जाएगा डायरेक्टली। तो एन फैक्टर तो ऑलरेडी इसमें एन फैक्टर है, तो हम इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में ये नहीं लिखते हैं। ये आप क्लियर रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है,